इसका है विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम इंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट एक्सीड 50 लाख। तो यह भी पॉइंट सही है। जो देखिए, तीन टाइप का फोरम है, एक है डिस्ट्रिक्ट, एक है आपको स्टेट और एक है नेशनल। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो 50 लाख तक के डिस्प्यूट को एड्रेस कर सकता है, यह पॉइंट सही है। उसके बाद है द स्टेट गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ए डिस्ट्रिक्ट इफ इट ड्रीम्स फिट। तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है यह स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम बना सकता है। उसके बाद वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी वुमेन। तो यह भी पॉइंट आपको सही, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा उसमें एक आपको चीफ जज होगा और उसके अलावा 2 मेंबर होंगे। तो इसमें जो 2 मेंबर है, एक मेंबर जरूर रूप से आपको महिला होगी। तो यह तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर सही है। इसमें से पूछा कौन सा गलत है, तो कोई भी इसमें से गलत नहीं, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो यह जो बात है आपको एनसीईआरटी में भी लिखा है और आपको बहुत जगह सोर्स में है। देखिए, अभी आपको जो यह डाटा चेंज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस रुपया तक के डिस्प्यूट को एड्रेस कर सकता है। तो लेटेस्ट डाटा जो आया है आपको 30 दिसंबर 2021 को, 30 दिसंबर 2021 को बताया गया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है 50 लाख रुपये तक के केस को डील कर सकता है। जो स्टेट कमीशन है वह 50 लाख से 2 करोड़ तक का, और नेशनल कमीशन जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा की का जो डिस्प्यूट है उसको एड्रेस कर सकता है। यहाँ पर था 50 लाख, 50 लाख। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम आपको 50 लाख रुपए तक के डिस्प्यूट को एड्रेस कर सकता है। इसके अलावा ये भी है यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये तो हम आपको मेन डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, वन ऑफ हुम शुड बी ए वुमेन। तो ये आपको एनसीईआरटी से ही कॉपी किया गया लाइन है। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा, 2 अलग मेंबर होगा, एक तो मेन जो जज होगा जुडिशरी का आदमी होगा, दूसरा कोई भी फेमस एक्सपीरियंस आदमी हो सकता है, और तीसरा जो होगी वो महिला होगी, ताकि जो वुमेन एंगल है वो अभी केस में दिख सके। उसी तरीके स्टेट कमीशन है, वहां पर भी आपको एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 मेंबर होंगे, कम से कम 2 मेंबर होंगे, और एक जो मेंबर होगी वह महिला जरूर होगी। नेशनल कमीशन में क्या दिया गया, जो आपको एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर होगा और कम से कम एक महिला होगी। तो यह सब बातें आपको एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं जो तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर सही है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। तो यह पॉइंट सही है। आपको देखिए एनसीईआरटी में 20 लाख रुपया लिखा गया है। यह एनसीईआरटी जो है लगभग में 2015-16 का है। तो यह डाटा चेंज होते रहता है, यह डाटा हर बार चेंज होते रहता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कितना का कर सकता है। लेकिन जब 2023 में एग्जाम हुआ है, 2021 में ही आपको डाटा चेंज कर दिया गया था, जो 50 लाख रुपये तक का केस जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन डील कर सकता है। ये समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट लेवल डज पंचायत समिति ऑपरेट ए पंचायत राज स्ट्रक्चर। तो पंचायत समिति जो है यह आपको ब्लॉक लेवल पर काम करता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करता है। तो पंचायत समिति जो है यह आपको ब्लॉक स्तर पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 42 का है। तो यह देखिए आपको एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू 2 अदर लेवल, वन इज ब्लॉक लेवल व्हिच इज कॉल्ड जनपद पंचायत और पंचायत समिति। तो जो ब्लॉक लेवल पर काम करता है उसको क्या कहते हैं, जनपद पंचायत और पंचायत समिति। यहाँ पर बनाया भी गया है, देखिए जो ब्लॉक लेवल में, जो मीडियम लेवल पर उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद, और जो विलेज लेवल पर काम करता है उसको ग्राम पंचायत या विलेज परिषद कहते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है उसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो पंचायत समिति किस लेवल पर काम करता है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पर आंसर ये दिया गया है, और ये एक्सप्लेन में भी आपको ऑप्शन ए किया गया है। ठीक है, पंचायत समिति जो है आपको मिडिल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर काम करता है। उसके बाद है which one of the following was established as the first program of community development। कम्युनिटी डेवलपमेंट के फर्स्ट प्रोग्राम के रूप में किसे डेवलप किया गया, तो यह है आपको नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। यह क्या है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। आंसर भी आपको दिया गया है 43 का बी। अभी देखिए ये 68 में पूछा गया, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट
प्रोग्राम जो है उसको कैसे एक्सटेंड किया गया, तो वो जो एक्सटेंशन किया गया था उसको नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। यही सेम क्वेश्चन को डिफरेंट वे से 67 में पूछा था। इन व्हिच ईयर द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च, ईयर 67 में क्या पूछा गया, कब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च किया गया था, तो 1953 में लॉन्च किया गया था। पहले 1952 में आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे भारत में आपको लॉन्च नहीं किया जा सकता था क्योंकि 52 में हमारे पास पैसे की कमी थी। तो जहां पर हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर पाए, वहां पर हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का छोटा फॉर्मेट कम खर्च में क्या स्टार्ट किए थे, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस अगले साल स्टार्ट किए थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान 1952 में स्टार्ट हुआ था, बहुत कम जगह पे स्टार्ट हुआ। 1953 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान का छोटा फॉर्मेट जो स्टार्ट हुआ उसको क्या कहें, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो यह बीपीएससी लगातार 2 साल पूछ लिया, 67 में और 68 में। तो देखिए कम्युनिटी जो है 68 का ये क्वेश्चन है। द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम वाज formulated in April 1953. It was inaugurated on October 2nd, 1953. It was formed after the Indian government realized that a community development program which was formed in 1952 cannot be implemented all over India due to shortage of fund. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में, देखिए हमारा जो प्लानिंग कमीशन, जो पहला प्लानिंग कमीशन बना 1951 में, इस प्लानिंग कमीशन के तहत आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का कंसेप्ट लाया गया, जो पूरे कम्युनिटी को, गांव एक कम्युनिटी है और पूरे कम्युनिटी को डेवलप करना है उसके लिए, लेकिन पैसे की जरूरत है और उस समय हमारे पास पैसा उतना था नहीं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको अक्टूबर 2 1952 को लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के बर्थडे पर। इसी तरीके से यही प्रोग्राम को छोटे फॉर्मेट में हम लोग अगले साल फिर महात्मा गांधी के बर्थडे पर क्या लॉन्च किए, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। At the initial stage in 1952, there were 52 community project in 3 ब्लॉक। तो 3 ब्लॉक में ही हम लोग स्टार्ट किए थे, 52 प्रोजेक्ट था इसमें। आफ्टर 3 years, अच्छा यहाँ देखिए, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज फॉर्म्ड सो दैट डेवलपमेंट वर्क कुड प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इट वाज एब इनिशियल लॉन्च फॉर एन अमाउंट ऑफ 3 years विद द एबिलिटी ऑफ 4.5 लाख रुपीज। तो यही आप इतना याद रख लीजिएगा, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही छोटा फॉर्मेट नेशनल एक्सटेंशन सर्विस था। ठीक है, यहाँ पर विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1958 देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल, ऑल नेशनल एक्सटेंशन ब्लॉक्स बिकम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स वाज अचीव्ड बाय अक्टूबर 1963। तो 1953 से लेके 1963 तक वह ब्लॉक जहां पर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं था, मनी नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां पर हम लोग नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चलाए। फिर 1963 से उस ब्लॉक में भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, यह याद रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद है द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ देखिएगा यह किससे, कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। 44 का ऑप्शन बी है। तो देखिए हमारा जो आर्टिकल 14 है उसमें क्या कर रहा है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो स्टेट जो है आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ देगा हर एक आदमी को और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है यह आपको ब्रिटिश ओरिजिन है। यहाँ देखिए द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन व्हाइल द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह याद रखना है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ब्रिटिश ओरिजिन है और आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है यह आपको अमेरिकन ओरिजिन है। तो यहां पर पूछ रहा था आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ लॉ, तो यह है ब्रिटिश और यूएस का कौन सा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहां इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज रहता तब ऑप्शन यहां पर सी होता। उसके बाद है व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 45 का क्या आंसर देगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे देखिए अदर फंक्शंस जो बताया गया है, जो इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन, 11 सेशन लगा और 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। 60 से ज्यादा 60 कंट्रीज से ज्यादा की कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ने रेफर किया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर 114 दिन और टोटल खर्च कितना लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो 64 लाख रुपीज इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में खर्च लगा था। उसके बाद है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू।
तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट में, वह किसको रिस्पॉन्सिबल है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के रिस्पॉन्सिबल है। राज्य का मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह विधानसभा के लिए उत्तरदायी है। ये 46 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 46 का ऑप्शन ए। तो यह देखिए आर्टिकल 164 क्या कहता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो यह जो है आर्टिकल 164 बोलता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के प्रति यह रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि लोकसभा में यूनियन लेवल पर आर्टिकल 75 बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। तो जैसे यूनियन स्तर पर आर्टिकल 75 बताता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, उसी तरीके से स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 164। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 46 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 46। उसके बाद है 47 का, इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ। तो 73rd संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो 73rd अमेंडमेंट के बाद क्या डिसीजन मेकिंग पावर में का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? तो सही हुआ है। सिस्टम एज ए होल हुआ, जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। याद रखिएगा जुडिशरी का डिसेंट्रलाइजेशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नहीं किया गया, जुडिशरी को नहीं किया गया। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। डिसीजन मेकिंग पावर जो यूनियन और स्टेट लेवल पर था उसको विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चेंज किया गया। सिस्टम एज ए होल चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी चेंज हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का पावर आपको किसको दिया गया? जो ब्लॉक पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद को भी दिया गया। तो यह जुडिशरी को इम्पैक्ट नहीं किया। 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, जो आंसर सी दिया गया है। उसके बाद है द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड। तो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वह किसको किसको इंक्लूड करता है? तो मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, ठीक है, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो बी और सी और डी ऐसी जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यह ऑप्शन सेट सी के अनुसार है। सेट ए हम लोग सेट बी करते हैं। तो मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट और मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन। तो यह दोनों को राज्यसभा में रहता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर वाले भी चुन के भेजते हैं, तो मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 12 आदमी को भी राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो ए और सी इसका आंसर सही है। आंसर क्या रहेगा आपको? डी। ठीक है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंसर्न कॉलेजियम सिस्टम से भी है, एप्लीट जुडिक्शन से भी है, ओरिजिनल जुडिक्शन से भी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मोर देन वन ऑफ द। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार और मूल अधिकार। आंसर क्या रहेगा? डी। तो देखिए आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल जुडिक्शन की बातें, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन की बातें आर्टिकल 131 में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अपीलिएट जुडिक्शन की बातें आर्टिकल 132 से लेकर 136 तक में किया जा रहा है। और कॉलेजियम सिस्टम, जो सिस्टम का बात आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम जो है डेवलप किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन आर्टिकल 124। बेस्ड ऑन आर्टिकल 124 कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप किया गया है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कॉलेजियम सिस्टम, ओरिजिनल जुडिक्शन और एप्लीएट जुडिक्शन, कॉलेजियम सिस्टम, ओरिजिनल जुडिक्शन, एप्लीएट जुडिक्शन, यह तीनों शब्द का संबंध जो है आपको किससे है? सुप्रीम कोर्ट से है। आंसर इसका 49 का डी होगा, जो सही है। ये कॉलेजियम सिस्टम कब डेवलप किया गया है? तो थर्ड जज केस 1988 में यह डेवलप किया गया। उसके बाद है द मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी इयर्स अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा? 50 का बी। तो यह कौन सा है आर्टिकल? तो देखिए आपको आर्टिकल 243 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है, जो
डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, इसमें बताया जा रहा है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड that B is less than 25 years of age if he had attained the age of 21। तो अगर कोई भी व्यक्ति 21 साल का एज प्राप्त कर चुका है तो वह आपको ग्राम पंचायत के इलेक्शन में जो है वह कंटेस्ट कर सकता है। तो आर्टिकल 243F बताता है जो मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायती राज इज 21 ईयर। तो इस तरीके से हम लोग जो है 68 बीपीएससी के टोटल 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन किया है, जिसमें 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का था, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था और 10 क्वेश्चन जो आपको पॉलिटी का था। हम लोग देखें जो बेसिकली 30 में से 28 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी क्लास 6 और 10 के एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द कॉपी किया गया है। 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी 28 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस डिस्कशन से यह भी देखें जो मैथ का क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो साइंस के लिए आपको 6 से 10 का एनसीईआरटी एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? एसिड बेस का टॉपिक है। तो साइंस में एसिड बेस का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर का भी टॉपिक जो है वो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक देखिए हम लोग एसिड का, तो एसिड बेस पर आपको 4-5 क्वेश्चन था टोटल 30 में से। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो बीपीएससी क्या चाहता है एक एक्सपीरियंस से। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।